मैं आपके चैनल पर इसको स्वीकार करता हूं कि जरूर कहीं न कहीं से हमारे लोगों की नमस्कार, कमी है। नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से बीजेपी के जिला महामंत्री राजेश सिंह। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम, जी। अभिनंदन आप सबका भी। आज हम बात करते हैं किसानों के हित के बारे में, क्योंकि आप किसान मोर्चा से बिलोंग करते हैं। जी। जो किसान है, किसानों के हित में, जनता के हित में सामाजिक एवं भौतिक आर्थिक उत्थान पर चर्चा करते हैं आज। और जो गोरखपुर जिले को उत्तर प्रदेश का मिनी राजधानी के रूप में भी देखा जाता है, ऐसे में मुख्यमंत्री का जनपद होने के नाते गोरखपुर वासियों की ओर से पूर्वांचल वासियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आइए हम जानते हैं अध्यक्ष जी से कि जनता ने जितना चाहा है, क्या जनता ने जितना सोचा है वो उसको उतना मिला है? जनता ने जितना चाहा है उसको उतना मिला है कि नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पे, उनके दिशा निर्देश पे चल रही है, हम सब किसानों के हित में। आप इसके पूर्व में देखी होंगी, आप सब जानते होंगे कि यह जो अभी समय बीता है, इस समय लोग खाद और बीज के लिए लाइन लगाते थे। किसान, उनको खाद मिलती नहीं थी, चाहे वो रासायनिक खाद हो या उर्वरक की खाद हो। आज हम किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री का, आदरणीय मोदी जी का विशेष योगदान है कि हम किसान खेती जो है ऐसा करें जिससे उत्पादन अधिक हो और लागत कम आए। रासायनिक खेती से हम अपने किसानों को थोड़ी सी गौ आधारित खेती, पूर्व में जो खेती की जाती थी, हम उस तरफ ले जा रहे हैं। और इस तरह हम उनको उचित, किसानों का जो बाजार है उनका मूल्य, गेहूं का या धान का जो भी मूल्य है उसका उचित मूल्य दे सकें। इसके उपलक्ष्य में हमारे बाजार भी हर करीब करीब हाट किसानों के हर 10 किलोमीटर पर हर जगह पे उपलब्ध हैं। हमारे वहाँ जो गेहूं की खरीद है, समर्थन मूल्य 2190, अभी धान की खरीद चल रही है। हर जगह पे, हर 8-10 गांव के बाद बीच में एक साधन सहकारी समिति बनाई गई है, जहां पे किसान अपना धान ले जाता है, बिना किसी बिचौलिए के स्वयं अपना धान बेचता है और उसका सीधा पैसा उसके खाते में आता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के दिशा निर्देश में ही संभव हो पाया है। जैसा कि आपने कहा कि खाद की उपलब्धता हो गई है, लेकिन अभी हाल ही में ये देखने और सुनने को आता है कि जब खाद की जरूरत होती है तो किसानों को लेट से खाद प्रोवाइड होते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? उनको खाद समय पे मिल नहीं पाते हैं ऐसी और समस्या इधर काफी महंगी भी हो गई है। देखिए, तो आज भी रासायनिक खाद पे जो सब्सिडी सरकार देती है, मुझको लगता है कि हर बोरी पे अगर 1300 1350 रुपए बोरी की खाद है तो उस पर इससे अधिक सब्सिडी भारत सरकार किसानों को देती है। रासायनिक का दाम, इसीलिए मैं उनको, मतलब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार गौ आधारित खेती, जो स्वयं बिना खर्चे का, एक बता दें आपसे कि 200 लीटर पानी में 5 किलो गोबर और कुछ गुड़ डाल करके उसको 1 महीने तक सड़ा दिया जाए और उसको बाद में जैविक खाद के रूप में, जैविक खाद, केचुए का, इस तमाम जो है हम लोग किसानों के पास जा जा करके समझा रहे हैं। जैसे अभी देखी होंगी कि दिल्ली के पास सांस लेने की समस्या हो गई। लोग, किसान फसल की अवशेष थे उसको जलाना शुरू कर दिए, जिससे पूरा वायुमंडल दूषित हो गया। इससे वायुमंडल तो दूषित होता ही है, तमाम तरह के कीटाणु जो खेतों को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे केचुआ को ले लीजिए। केचुआ 7 फीट तक नीचे जाता है और जिस रास्ते जाता है ठीक उसके दूसरे रास्ते से ऊपर आता है, और खेत को केचुआ, उर्वरक, तमाम ऐसे कीटाणु हैं जो खेत को उर्वरक बना देते हैं। जब उसमें आग लगा दिया जाता है और शेष जला दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो केचुआ या कोई भी कीटाणु जो खेत को फायदा देते हैं वह मर जाते हैं।
और खेत उर्वरा हो जाती है। अभी आप पंजाब जो है रासायनिक खेती और उपज के मामले में 1 नंबर देश में था, और आज मैं आपको वैज्ञानिक मतलब एक ये लेखा है, रिपोर्ट है कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है जो बॉम्बे को जाती है, जिसमें 70 से 80% कैंसर के रोगी जाते हैं। इसलिए भारत की सरकार, भारत के पूज्य सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार की यह मंशा है कि लोग रासायनिक खेती से थोड़े धीरे धीरे जैविक खेती को अपनावें और अपने उपज को बढ़ावें, अपनी खेती को उर्वरा बचा करके रखें। ये तो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि किसानों को खास समय पे क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी समस्या कुछ जगह हम लोगों को भी मिली थी। जहां पे ऐसी समस्या आई, हम लोग भी हमेशा ऐसे लोगों के, ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? मैं बता रहा हूं, कुछ समस्याएं आई, हम लोगों के भी पास आई। हमारे हर ब्लॉक स्तर पे मंडल अध्यक्ष और पूरी मंडल की कमेटी है। हर गांव में गांव किसान समिति बनाए हैं किसान मोर्चा ने, जहां 11 हमारे सक्रिय सदस्य हैं। हम लोगों को जहां से भी ऐसी समस्या आई है, मैं तुरंत कृषि अधिकारी से, वहां के जो साधन सहकारी समिति थी जहां पर खाद उपलब्धता कम थी, वहां पर खाद की व्यवस्था स्वयं कराया गया, और कहीं पे ऐसी समस्या खुल करके नहीं आई। थोड़ी बहुत समस्या कुछ लोग बदमाशी किए या अपने घर में इकट्ठा कर लिए, इसके नाते किसानों के पास आई, लेकिन वह क्षणिक थी। हफ्ता 2 दिन के अंदर वो सारी समस्या का समाधान हो गया। आप इसकी पूर्व में देखी होंगी कि किसान रात रात भर जाग करके और सोसाइटी पे लाइन लगाते थे, लेकिन खाद के बदले उनको लाठियां मिलती थी। आज ऐसी समस्या कहीं नहीं आई। हम लोग दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से पूरी समस्या का निदान किए। पूरे जनपद में मुझको लगता है कि 2-1 जगह से शिकायत आई कि हम लोगों के पास खाद की समस्या है या मेरे पास खाद नहीं मिल पाई है, जो स्वाभाविक है कि थोड़ी बहुत कहीं से हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? ऐसी समस्याएं आगे से नहीं आएंगी। इस पर हम सब बैठ करके एक कमेटी बना करके, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष, आदरणीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय सिंह, हमारा पूरा संगठन बैठ करके इस पर हम लोग बात किए। फिर कृषि अधिकारी, एडीओ एग्रीकल्चर, सभी जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग बात किए, जिला अधिकारी से बात किए, और संभव ऐसा नहीं है कि ऐसी समस्या आगे से आवे। इस बार थोड़ा बहुत हल्का सा जरूर कहीं से हमारी व्यवस्था में कमी थी, जिसके कारण, लेकिन ऐसा कोई वंचित नहीं रह गया जिसको खाद वगैरह की समस्या झेलनी पड़ी। और जैविक खाद तो हम गांव-गांव उपलब्ध कराए हैं। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में आप जरा इस पे गौर करिए। बताएं आपको? जी, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बताने में मुझको लगता है कि पूरा समय मेरा बीत जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसे किसान या किसी की भी समस्या, मूल किसान की समस्या जो है वह बिजली की होती थी। आज देखिए हर किसान खुशहाल है। उसका पानी, डीजल जो पंपिंग सेट चलाता था, आज बिजली के मोटर से हर किसान अपनी खेती सिंचाई कर लेता है। 24 घंटे में 18 से 20 घंटे बिजली हम गांव को, हर गांव को उपलब्ध कराती है हमारी सरकार। सड़कें, बाजार, कहीं बिचौलिए का काम नहीं। यही भारत देश है कि भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मुझे पता है कि मैं 1 रुपया देता हूं तो 15 पैसा ही पहुंचता है, और 85 पैसे बीच में गायब हो जाता है बिचौलिए के माध्यम से। इसीलिए जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की चौखट पे अपना सर रख करके चूमा था, तो वहां पर पत्रकारों ने पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, आप भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को कैसी सरकार देने जा रहे हैं? तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं गरीब मजलूमों को, जो गांव में वंचित हैं,
उनकी समस्या को दूर करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ऐसी सरकार दूंगा जो हर व्यक्ति के लिए दवा, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कैबिनेट में हर गरीब को गांव में जनधन खाते के माध्यम से जनधन खाता एक खुलवाया, बिना जीरो बैलेंस पे, विपक्ष ने इसका बड़ा विरोध किया, बहुत तेज से इसका विरोध हुआ। लेकिन अभी कोरोना जो इस शताब्दी का सबसे भयंकर महामारी था, कोरोना वाली, उस महामारी में यह जनधन खाते में भारत के प्रधानमंत्री ने जो खोमचा, ठेला, सब्जी की दुकान लगाते हैं, उनके सबके खाते में 1,000 रुपया डाला था। दूसरी, लेकिन बहुत सारे लोगों के खाते में ये पैसा नहीं पहुंचा था। संभव है कि ऐसी भी कहीं गड़बड़ियां हुई हो, लेकिन हम लोगों ने जो प्रयास किया, आज जानने का भी प्रयास किया, पहुंचने का भी प्रयास किया, कहीं इसमें बिचौलिया काम नहीं आया। हो सकता है कहीं से गड़बड़ी रही हो जो आप लोगों के पास सूचना हो, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ऐसे खोमचा, ठेला या गांव में निवास करने वाले गरीब तबके, यहां तक कि आज तक फ्री राशन दिया जाता था। अभी 2023 तक फ्री राशन, गांव में हर व्यक्ति खुशहाल है। आज कोई भी खाने के, किसी के लिए खाने के लाले नहीं है, सबके पास अन्न की भरपूर व्यवस्था है। यह उत्तर प्रदेश और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। दूसरा काम, 2017 के चुनाव में इसी मानवेला की सभा में देश के प्रधानमंत्री ने, उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक था, उन्होंने कहा था कि मैं किसानों को, चाहे उनके पास 10 डिसमिल, 1 मंडा भी खेत होगा, तो उनको साल में 6,000 रुपया दूंगा। तो उस समय विपक्ष ने कहा था यह चुनावी माहौल है, चुनावी लालीपाप दे रहे हैं। लेकिन आज वो 6,000 रुपए हर किसान को, बिना, हम जाति पात नहीं देखते हैं कि मेरे जात के हैं, मेरे धर्म के हैं, वो किसी भी जात के हैं, अगर किसान हैं, उनके पास कुछ भी जमीन है, वह आवेदन किए हैं, तो उनके खाते में साल में 6,000 रुपए आता है। उसमें कोई बिचौलिया, कोई बीच में नहीं आता है। यह संपूर्ण रूपेण किसानों के लिए समर्पित सरकार है। ऐसा क्या हो रहा है जो हासिल नहीं हो पाया है? क्या कमियां रह गई हैं? मैं आपको बताती हूँ कि आपने फर्टिलाइजर तो शुरू कर दिया, क्योंकि बहुआयामी और एक बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और अपेक्षा भी बहुत ज्यादा थी, चुनौती भरा ये प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यहीं से 50 किलोमीटर दूर धुरियापार में एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल प्लांट लगा हुआ था, उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान भी नहीं गया। और सरदार नगर में चीनी मिल बंद हो गई, इससे चलवाने का भी आप लोगों ने नहीं प्रयास किया। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, तमाम अभी ऐसी समस्याएं हैं जो, यह उत्तर प्रदेश समूचा लूट का प्रदेश, आतंकवाद का प्रदेश हो गया था। आप गोरखपुर में निवास कर रही हैं, अगर गोरखपुर में कोई व्यक्ति जमीन लेकर के छोड़ देता था, तो दूसरे दिन दूसरी पार्टी का झंडा लग जाता था, और आप शिकायत करने थाने पे जाते थे तो थानेदार कहता था कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के भाई का करीबी है, आप कुछ ले दे करके समझौता कर लीजिए। आज समूचा उत्तर प्रदेश आतंक, अपराध से मुक्त है। यह देश, तमाम ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी, अपवाद के रूप में आज भी कहीं न कहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है कि यही उत्तर प्रदेश है कि अतीक अहमद जो प्रयागराज के सांसद थे, उनके वहां कप्तान वगैरह जाने में घबराते थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। आज होमगार्ड जाता है और बड़ी बड़ी मंजिल खड़ा होकर के और बुलडोजर चल जाता है। हमने समूचे उत्तर प्रदेश से, आप ये नहीं बता रहे हैं कि जो यहाँ पे धुरियापार का शुगर मिल है वो क्यों नहीं स्टार्ट किया गया? धुरियापार शुगर मिल उस समय के भ्रष्टाचार, मैं उसको करीब से देखा हूं, धुरियापार चीनी मिल को। वहां भ्रष्टाचार की समुची भेंट चढ़ गई थी। वहां के एक एक पार्ट उठा करके रातों रात बेच दिए गए थे।
अब उसको चलाने में जितना खर्च आता, और यहाँ पर्याप्त गन्ना भी इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन फिर भी दुरियापार में जो प्लांट लगा रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और जो अपशिष्ट जलाए जा रहे हैं, उस अपशिष्ट से जो खाद और जो सामान पैदा होंगे वह हम सबके किसानों के लिए फायदेमंद है। गोरखपुर जिला एवं पूर्वांचल का बड़ा भूभाग हमेशा बाढ़ की चपेट में रहता है, तो बाढ़ से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं? बाढ़ से निपटने के लिए तो ये पूरी सरकार की व्यवस्था है। अभी तो इस पर हम लोग कोई बात, ये मतलब हम लोगों से ऊपर की समस्या है मैडम। ये इसका जवाब सरकारी तंत्र, सरकार में बैठे हुए हम लोग एक संस्थागत बात कर सकते हैं, जो हमारी पार्टी का दिशा निर्देश होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। इस पर कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात रख सकता है। फिलहाल बाढ़ से निपटने के लिए हम लोग 1998 से 2002 सारी बाढ़ को देखें। अभी पिछली बार बाढ़ आई थी, हमारे बगल में एक गांव है भरवलिया, ग्राम सभा हरैया का छोटा सा भूभाग है, वहां बंधा टूटा और टूटने के बाद ठीक 4 घंटे के अंदर पूरी रैपिड एक्शन फोर्स, सारी व्यवस्था वहां हो गई, और बाढ़ के समय ही सिंचाई विभाग ने कैसे उस बंधे को पुनः बनवा दिया। उस रास्ते पानी निकल रहा था और गांव में आने जाने का रास्ता बना दिया। तो तमाम बाढ़ पे भी काम हो रहा है। गोरखपुर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। गोरखपुर में आए दिन जब भी बारिश का मौसम आता है तो देखा जाए सड़कों पे बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, वहां पे आने जाना लोगों का दुश्वार हो जाता है। तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, गोरखपुर पूर्ण रूपेण जो है, इसके पूर्व में अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब से गोरखपुर के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आप गोरखपुर में किसी भी रास्ते पर जाइए, हर रोज कुछ न कुछ नया काम हो रहा है। अभी जितनी नालियां हैं, अभी बनने में समय लगेगा। हर नाली, जो नाली बन रही है उसकी नाली की बनाने में, उसके निर्माण में तमाम समय लग रहे हैं। जिस दिन गोरखपुर अपने जो ढांचा तैयार किए हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वह संपूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा। ये सारी समस्या साल 2 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के नाते यह मुख्यालय के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उपलब्धियां अपेक्षाएं से खरी नहीं उतरी हैं। एक समस्या मैं आपको बताती हूँ, अधिकारी निरंकुशता पे। इस पर आपका क्या कहना है? निरंकुशता के बारे में मैं आपको बता दूं कि विकास का पहला चरण शुरू होता है क्षेत्र पंचायतों से या फिर ब्लॉक से। ब्लॉक पर ऐसे सचिव हैं जो एक ही जगह पर 20 साल से टिके हुए हैं और उसी जिले के ही रहने वाले हैं, उसी जिले में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। कई सारे ऐसे सचिवालय हैं जो गांव में बने हैं, उन्होंने ग्राम सचिवों का मुंह भी नहीं देखा है। सचिव साहब अपने घर से ही क्षेत्र पंचायत का संचालन करते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? ऐसी समस्या हम लोगों के सामने अभी तक नहीं आई। अगर आपके सामने हो तो निसंदेह आप बताएं। ऐसी समस्या पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सामने जाएगी। ऐसी समस्या है तभी मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि एक ही जो सचिव है वो 20 सालों से एक ही जगह पर कार्यरत है। ऐसा है तो यह सर्वथा अनुचित है, गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और हर तरह से यह कहीं न कहीं से सरकार या सरकार की मंशा के खिलाफ है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में ऐसा निरंकुश शासक कहीं रह नहीं सकता, यह गलत है। फिर भी ये है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये है, यही तो मेरे लिए एक अभी तक बात है। आप ये भी बोल रहे हैं कि हमारे सामने ये समस्या नहीं आई है, लेकिन मेरे सामने बता दूं मैं आपका, आप ही के क्षेत्र का है, ये गोरखपुर जिले की ही समस्या है। कहाँ, किस क्षेत्र पंचायत की समस्या है? जी मैं ये आपको नहीं बताऊंगी, आपको खुद देखना पड़ेगा, जाके क्षेत्र में निकल के आपको खुद देखना पड़ेगा। इस पे मैं नहीं कुछ, इस पर हम बैठ करके बात करते हैं अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से। आदरणीय जिलाध्यक्ष,
भारतीय जनता पार्टी आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी से, अगर ऐसी समस्या है तो उसका निदान अवश्य होगा और उस व्यक्ति को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहीं से कोई अपराध, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई हो, वो क्षम्य नहीं है। जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं चला, जहाँ तक ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होने वाला है, तो वहाँ पे कहाँ पे ये भ्रष्टाचार तो दिखाई दे रहा है। देखिए मैडम, समस्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो है, आतंकवाद मुक्त भारत तो है, यही भारत की भूमि है। मैं आपसे बता दूं, मैं लेकिन फिर ये दिखाई क्यों दे रहा है? दिखाई ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं से कमियां हैं, ऐसी थोड़ी कि हर व्यक्ति एकदम साफ हो गया है। अभी समय लगेगा हर व्यक्ति को साफ करने पे, इस पैगाम पे ले आने पे, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के खिलाफ कार्य करने के लिए, लोगों को सुदृढ़ करने पर हमारे और आपके, हमारे बीच से ही कहीं न कहीं कोई कमी होगी, जिसके कारण यह सामने नहीं आ पाया। ये हमारे लिए खेद है और मैं आपके चैनल पर इसको स्वीकार करता हूं कि जरूर कहीं न कहीं से हमारे लोगों की भी कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो भी है उसे स्वयं अपना स्थानांतरण करा करके और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, और नहीं तो इसके परिणाम को भुगतने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। क्षेत्र में आपकी सक्रियता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आपके कार्यक्रम सक्रियता नए आयाम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो आने चाहिए। किसान खाद की समस्या, जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि किसान खाद, ये समस्या अभी कंट्रोल नहीं हो रही है, और निरंकुश अधिकारी की भी जो समस्या है, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है, इस पे आप बताइए। समस्या खाद की तो करीब करीब समाप्त है, कहीं ऐसी कोई खाद की समस्या नहीं है अधिकारियों। लेकिन ये जो निरंकुश अधिकारी है, इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इस पर तो मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है, चूंकि हम सब संगठन के हैं। यह सरकार की मंशा के अनुरूप है और इसका जवाब सरकार में बैठे लोग ही दे सकते। हम तो संस्था और संगठन के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और उनका पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उस आधार पे हम काम करते हैं। जाते जाते मैं लास्ट में एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों जुड़े, अदर पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर भारत के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और एक चरित्र बना था, चारित्रिक समाज बनाने की उपेक्षा थी। इसके तहत और भारतीय जनता पार्टी में एक समाज, एक राष्ट्र और चरित्रवान व्यक्ति समाज को एक दिशा दे सकता है। जैसे अभी आप जा रहे हैं और रास्ते में एक लोहा जो असंस्कारिक है वो आपके पैर में लगेगा तो आपको टिटनस और सही इलाज नहीं हुआ तो आपकी मौत संभव है। और वही लोहा जब संस्कारित कर दिया जाता है, पीट पाट के सही कर दिया जाता है, तो डॉक्टर का औजार हो जाता है और डॉक्टर आपकी तमाम ऐसी भयंकर बीमारी का ऑपरेट कर करके निकाल देते हैं। चूंकि वह संस्कारिक है, एक जीवन देता है और एक जीवन लेता है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी दिखी, एक चारित्रिक पार्टी दिखी, राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी दिखी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की। और सारी पार्टियों का चरित्र कैसा लगता है तब आपको? मैं दूसरे के चरित्र पर अंगुली उठाऊं यह मेरे लिए उचित नहीं है। नहीं, आपने अभी बोला मैं अपनी बात कह सकता, मेरे वहां कोई ऐसा नहीं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिद्धांतों पे चलती है। यहाँ तमाम ऐसी पार्टियां आप देखी होंगी कि एक शासक था औरंगजेब, जो अपने 3 भाइयों को मार डाला और पिता को जेल में डाल दिया। इतने पे भी उसको संतोष नहीं हुआ तो थाल में सजा करके अपने 3 भाइयों का सर जेल में भेज देता है अपने पिता को। और एक शासक थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हम लोगों के दिशा निर्देशन कहिए या जो भी कहिए, जिनके अनुसार हम लोग चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। उनके राज्य में एक बात केवल भरत जी कहते हैं राजा दशरथ कि बेटा
माता मांग रही हैं, मैंने वचन दिया था और रात तिलक नहीं हो पाएगा। कहते हैं ठीक है पिताजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने आपको दे दिया। लेकिन माता कौशल्या का दिल नहीं मानता है। वो बुलाते हैं कि क्या हुआ राम, क्यों जाते हो, क्यों कलवल वस्त्र धारण किए हो? तो कहते हैं पिता देहि मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया, जहां माता मेरा सारा बड़ा काम होना है। तो मैं तो उस दृष्टिकोण के अनुसार चलने वाला हूं, उस सभ्यता का पालन करने वाला हूं, उस मर्यादा का पालन करने वाला हूं। तो दूसरा का क्या चरित्र है ये आप सब हम लोगों से अधिक जानते हैं, उस पर हम क्या बोले उचित नहीं है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे जो लोगों के सवाल हैं मेरे चैनलों के थ्रू उनको मिल गए होंगे और जिनका जवाब देने के लिए आपने कोशिश भी की है। लेकिन जवाब तो जनता ही बताएगी टिप्पणी करके कि ये कैसा लगा, उनके लिए अनुचित था या फिर नहीं, उनको सही लगा या फिर नहीं। और आपका कीमती समय अपना देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।